एक 73 साल के बूढ़े आदमी को इंस्टॉलमेंट में सजा दी जा रही है। जिन 28 लोगों पर केस चल रहा है उनमें से 1/4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जो जिंदा हैं वो अदालत से ये कह रहे हैं कि हुजूर, मैं अक्सर बीमार रहता हूं, ऐसे में मुझे पेश होने से राहत दीजिए। अब सवाल यहां पर उठता है कि आखिर क्यों 28 साल के बाद भी एक घोटाले की जांच देश की सबसे बेहतरीन खोजी संस्था नहीं कर पाती है। दुनिया भर की थ्योरी ऑफ जस्टिस ये है कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर है, लेकिन भारत में थ्योरी बदल जाती है, यहां देरी ही न्याय है। और नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन शो देख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चारा घोटाले मामले में लालू यादव के ऊपर 6 अलग अलग मामले लंबित हैं और उनके ऊपर इंस्टॉलमेंट में इसमें सजा होती रहती है। इसकी सुनवाई होती है। सबसे पहले मार्च 2012 जब कांग्रेस की सेंटर में सरकार हुआ करती थी, तब लालू यादव के ऊपर चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्र, जहानाबाद के तत्कालीन उस वक्त के जेडीयू के सांसद जगदीश शर्मा समेत 31 लोगों के खिलाफ बांका और भागलपुर कोषागार में हुई धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किए गए थे। आज उसी सबसे पहले मामले की सुनवाई हुई, बांका कोषागार धोखाधड़ी मामला। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे पहली बार चारा घोटाला सामने कैसे आया। तो हुआ कुछ यूं कि 1996 में उपायुक्त अमित खरे ने पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर छापा मारा और उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जो चारा आपूर्ति के नाम पर फर्जी कंपनियों को धन आवंटित किया जा रहा था और इन्हीं अस्तित्व विहीन कंपनियों के द्वारा धन की हेराफेरी का पता चला और उसके बाद चारा घोटाला सामने आया। 11 मार्च 1996 को रिपोर्ट के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश दिया। 27 मार्च 1996 को चाईबासा खजाना मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और 23 जून 1997 को सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया और लालू यादव को आरोपी बनाया। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव प्रसाद भी शामिल थे। लालू यादव ने 30 जुलाई 1997 को सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण किया और न्यायिक हिरासत में चले गए। उनके साथ जगन्नाथ मिश्र भी जाने वाले थे, लेकिन उनको अग्रिम जमानत मिल गई। लालू यादव की जमानत याचिका जो थी वो खारिज हो गई और 5 अप्रैल 2000 को विशेष सीबीआई अदालत में आरोप तय हुआ और फरवरी 2002 में रांची की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई शुरू हुई। 30 सितंबर 2013 वो दिन था जब बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को सीबीआई न्यायाधीश प्रभास कुमार सिंह ने दोषी ठहराया। इनके साथ 45 और लोग भी दोषी थे। 3 अक्टूबर 2013 को लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उन पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद लालू यादव को 5 सालों के लिए बिरसा मुंडा जेल में बंद किया गया। हालांकि दिसंबर में उन्हें जमानत मिल गई। फिर जब और मामले खुलने लगे तो कोर्ट ने कहा कि हर केस में अलग अलग ट्रायल होगा और उसी फैसले का नतीजा है कि लालू प्रसाद यादव इंस्टॉलमेंट में जेल जाते हैं। इंस्टॉलमेंट में उनके अपराधों की सुनवाई होती है। अब आइए जानते हैं आज वाला मामला क्या है जिसकी सुनवाई हुई। तो लालू यादव पर चारा घोटाले के कुल 6 मामले चल रहे हैं, जिनमें से 5 मामले झारखंड की रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में है, जबकि एक मामला पटना सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। पटना सीबीआई कोर्ट में चलने वाला मामला भागलपुर से बांका कोषागार से 46 लाख की अवैध निकासी का है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव समेत 28 आरोपियों को 23 नवंबर 2021 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था, ताकि एक बार सभी की स्टेटस रिपोर्ट भी की जा सके और साथ ही साथ अनुपस्थित अभियुक्तों के बारे में यह निर्देश दिया जा सके कि वो रिपोर्ट दें कि वो जिंदा है या मर गए। लालू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे थे सोमवार को। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी आई थी। लालू यादव ने अदालत में कहा कि वो बीमार चल रहे हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें सशरीर उपस्थित होने से राहत दी जाए। लालू यादव ने कोर्ट से वादा किया कि जब भी उनकी जरूरत होगी वो उपस्थित होते रहेंगे और इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को, यानी कि अगली सुनवाई पर जो 30 नवंबर को होने वाली है, सशरीर उपस्थित होने से राहत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आप वकील के जरिए अपनी बात रख सकेंगे। अब यहां पर सवाल उठता
है कि आखिर क्यों 28 साल के बाद भी एक घोटाले की जांच देश की सबसे बेहतरीन खोजी संस्था नहीं कर पाती है। क्या सत्ता का दबाव इतना अधिक होता है जिसके तले देश का संविधान भी दब जाए? क्या सत्ता इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो न्याय अन्याय के बीच के फर्क को धूमिल कर सके? ह्यूमन राइट्स वालों की भाषा में अगर एनिमल राइट्स की बात की जाती तो 30 साल पहले जिस व्यक्ति ने जिन गाय भैंस का चारा खा लिया होगा, आज वो गाय भैंस मर चुकी होंगी और उसका चारा किसने खाया, देश की अदालतें आज भी उस पर बहस कर रही हैं। जिन 28 लोगों पर केस चल रहा है उनमें से 1/4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यानी 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जो जिंदा हैं वो अदालत से ये कह रहे हैं कि हुजूर मैं अक्सर बीमार रहता हूं, ऐसे में मुझे पेश होने से राहत दीजिए। अब सवाल यही है कि जब देश के न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का आंकड़ा लगभग 3.5 करोड़ पहुंच गया है, जब 2012 में हुए निर्भया कांड के जघन्य अपराध के मामले में विचार करने में 7 वर्षों से अधिक का समय लग सकता है, तो न्याय की व्यवस्था कैसे एक आम आदमी को न्याय देने की बात करती है? दुनिया भर की थ्योरी ऑफ जस्टिस यह है कि न्याय किसी भी समाज और सामाजिक संस्था का पहला और प्रधान सद्गुण है, जबकि भारत में यह उल्टा चलता है। दुनिया की सबसे पुरानी न्याय प्रणालियों में से एक भारतीय न्याय प्रणाली इस पर यकीन करती है कि जब तक मामले को दही की तरह मथा ना जाए और उसके मथने के लिए पारंपरिक हाथ वाली लकड़ी से बनी मथनी का इस्तेमाल किया जाए तब तक अच्छा मक्खन नहीं निकलता है। भले ही पूरी दुनिया में मशीन से जल्दी मक्खन निकालने की व्यवस्था कर दी गई हो, लेकिन भारतीय न्याय प्रणाली लकड़ी की बनी मथनी से ही मक्खन निकालेगी और वर्तमान में चारे घोटाले की दही में से मक्खन पिछले 28 सालों से निकल ही रहा है और मुझे लगता है कि इस मक्खन को संजो कर रखा जाएगा और धरोहर के तौर पर इसे संजोने की व्यवस्था की जाए और ऐसी आचार संहिता बनाई जाए कि ऐसे मामलों के मक्खन बचे रहें और आने वाली पीढ़ियों को यह बताते रहें कि यह 30 वर्षों तक या 50 वर्षों तक लगातार मथने के बाद निकले हुए मक्खन है, जो भारतीय न्याय प्रणाली के शानदार कार्यकलापों का उदाहरण है। खैर, आप राजनीतिक रूप से किसके समर्थक हैं या किसके विरोधी, ये एक अलग विषय है, इस पर हम कभी गूढ़ मंथन कर सकते हैं, लेकिन अदालतों को, आम लोगों को, बुद्धिजीवियों को इन मामलों को न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, इस कथन के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन के इन शॉर्ट्स की तरफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की किताब ने बवाल मचा दिया। उन्होंने अपनी किताब में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करके आपने अपनी कमजोरी को दर्शाया। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा कि एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 वो समय था जब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, अपनी किताब में मनीष तिवारी ने मुंबई हमलों की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। बता दें कि किताब का नाम 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स है। मनीष तिवारी की किताब में कही गई बात पर भाजपा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज पूनावाला ने ट्वीट कर कहा है कि मनीष तिवारी ने 26/11 के बाद यूपीए सरकार की कमजोरी की ठीक ही आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि एयर चीफ मार्शल फली मेजर ने भी कहा था कि इस हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया। अब दूसरा इन शॉर्ट्स मुंबई से। वसूली के एक मामले में फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अब यहां की एक अदालत ने भी फरार घोषित कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद जुहू स्थित उनके फ्लैट के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया है। हालांकि सोमवार को परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने बताया कि वो इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि मुंबई पुलिस से उनकी जान को खतरा है। उन्होंने बताया कि वो 48 घंटे के भीतर सीबीआई या कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हैं। अब अगला इन शॉर्ट्स। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कीर्ति झा आजाद मंगलवार को अपना पाला बदल लेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगी। कांग्रेस में लगातार उपेक्षित चल रहे आजाद ने अपने लिए नया रास्ता चुना है। कांग्रेस से पहले वो बीजेपी में थे। आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र हैं। क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने 1983 में भारत की तरफ से वर्ल्ड कप खेला था, जिसमें भारत
राजद की जीत हुई थी। दरभंगा से 2014 में तीसरी बार भाजपा से सांसद चुने गए थे वो, लेकिन 23 जुलाई 2015 को बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद बीजेपी ने यह कदम उठाया था। अगर वो टीएमसी में शामिल होते हैं तो बिहार में टीएमसी के लिए बड़ा एडवांटेज होगा। अब अगला इन शॉर्ट्स, यूपी की राजनीति गर्म होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के मंगलवार को होने वाले कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य कानपुर पहुंचे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को चेतावनी देता हूं जो सिटीजनशिप एक्ट संशोधन के नाम पर लोगों को भड़काने का काम फिर से कर रहा है। जनता जानती है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए भारत ने दुनिया में सबसे अच्छा प्रबंधन किया। अब तक देश में 112 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी, सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होती है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। केरल हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि हाई कोर्ट भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को एक निर्देश दे, जिसमें ट्राई एक निजी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को यह निर्देश दे कि वो अपनी एक ग्राहक को कॉल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दे। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अदालत ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को दी गई शक्तियों का विस्तार सेवा प्रदाताओं यानी सिम कार्ड कंपनी से किस प्रकार की कॉल डिटेल मांगने तक नहीं किया जा सकता। मामला यह था कि याचिकाकर्ता एक पुलिस स्टेशन में उप निरीक्षक है। 19 अगस्त 2020 को जब उसके चोट के कारण इलाज हो रहा था, तब उसके तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी ने उसे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने को कहा, लेकिन उसने अपनी बीमारियों का हवाला देकर ऐसा करने से इनकार कर दिया और वहीं पर दोनों के बीच बातचीत तनावपूर्ण हो गई और वरिष्ठ अधिकारी ने उप निरीक्षक जो कि याचिकाकर्ता है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश दे दिया और इसी के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई और इसका आधार उन दोनों की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग को बनाया गया। लेकिन याचिकाकर्ता और उप निरीक्षक का कहना है कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट किया गया है और याचिकाकर्ता चाहता है कि इस कॉल रिकॉर्ड को कंपनी दे दे ताकि वो अपने पक्ष में स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। पहले उसने कंपनी से एक कॉल रिकॉर्डिंग मांगी, लेकिन कंपनी ने विवरण देने से इनकार कर दिया। इसीलिए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से मांग की कि ऐसा आदेश दिया जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत ट्राई को दी गई शक्तियों में इस प्रकार के कॉल विवरण को प्राप्त करने का जिक्र नहीं किया है और इसी के आधार पर इस रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। आखिरी में आज की नसीहत भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से। अंबेडकर बेहद गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पाई। वो कहते हैं कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए और ये सत्य भी है। हम तमाम चीजों के लिए पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन असल में क्या पाना है इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। लेकिन व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि वो अपनी बुद्धि का विकास करे, उससे उसके लिए सफलता के अनेकों द्वार खुल जाएंगे। आज की जनता जंक्शन शो में इतना ही। ये स्क्रिप्ट हमारे लिए अनुराग मिश्र ने लिखी थी, बाकी उनके अंदाज में आप मौज करिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे।